ओके जी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। अब आप इसे समझो, ये ओम्स लॉ होता क्या है और इसकी क्या स्टोरी है। देखो, पहले मैं ओम्स लॉ समझाने से पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। सपोज करो आपके पास बहुत सारे सेल हैं और एक बल्ब है। मैंने कहा आप इन बल्ब को ना जलाओ, तो आपने क्या किया, एक सेल लिया, दूसरा सेल लिया, तीसरा सेल लिया। तो मैंने बोला कि पहले ना एक सेल से कनेक्ट करके दिखाओ कितनी रोशनी आती है। तो मैंने ना सर्किट कंप्लीट नहीं किया, जरा ध्यान से समझना। मेरे पास 3 सेल हैं। कितने सेल हैं? सेल 1, सेल 2, सेल 3। जब आप बल्ब को एक सेल से कनेक्ट करोगे ना, पहले सेल से, तो रोशनी थोड़ी कम आएगी। ठीक है। अगर आप बल्ब को 2 सेल से कनेक्ट कर दोगे, 2 सेल से, तो रोशनी थोड़ी क्या आएगी? ज्यादा आएगी, थोड़ी बड़ी लाइनें ज्यादा बनेगी। है। और अगर आप इसी बल्ब को 3 सेल से कनेक्ट कर दो, तो हो सकता है वोल्टेज ज्यादा होने के कारण बल्ब फूक जाए। ऐसा भी हो सकता है। अब रोशनी और ज्यादा आएगी। बात समझ में आ गई? आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है ना, तो लाइट एकदम से ज्यादा हो जाती है, एकदम से डिम हो जाती है। सेल से हमें मिलता है वी। क्या मिलता है? V1, V2, V3। अलग अलग सेल से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ये तो पता है ना। तो जब मैंने एक सेल लगाया, एक्चुअली मैं यहीं पे दिखाना चाहता था बट मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। अगर मैं एक सेल लगाऊंगा तो रोशनी कम आएगी। मैं इसे इरेज करके ना एक सेल ही बना देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं एक सेल से कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज थोड़ी कम होगी, मतलब जो करंट मिलेगा। अच्छा, करंट हमेशा ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है आउटसाइड द सेल, ध्यान रखना। सेल के बाहर करंट कैसे जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। कीप इन माइंड, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये करंट है, ये वी देगा, सेल से हमें वी मिलता है। तो ये 3 सेल हैं, तो V1, V2, V3 वैल्यू हो गई इसका V1 एंड V2। तो सेल्स को वी बोलते हैं। अगर एक सेल हो तो वी लिख दो, और आपके 2 सेल हों तो एक को V1 नाम दे दो और एक को V2 नाम दे दो। तो अभी आपको समझ में आया क्या समझाया मैंने ये समझाया कि अगर एक सेल से बल्ब जलाओगे तो कम रोशनी आएगी, 2 से जलाओगे ज्यादा आएगी, 3 से जलाओगे और ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या है? यही ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ कहता है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं तो सर्किट के अंदर करंट बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ कहता है V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं, मतलब सेल का धक्का बढ़ा दूं, मतलब सेल की वैल्यू बढ़ा दूं, सेल बढ़ा दूं, तो सर्किट के अंदर करंट बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं ओम्स लॉ। समझ में आया क्या होता है ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ये सारे कंडक्टर हैं, ये सेल है ना, और वायर्स को कहते हैं कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। तो यही तो मैंने लिखा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बोलो बेटा, समझ में आया? याद कर लो, यस सर। नोट कर लो। यस। ओम्स लॉ कहता है कि V बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे V1 था तो करंट की वैल्यू आई थी, यहाँ पे V बढ़ गया, 2 सेल हो गए तो करंट और बढ़ गया, यानी रोशनी और बढ़ गई, 3 हो गए तो और बढ़ गया, 4 हो गए तो और बढ़ जाएगा। तो यही ओम्स लॉ है, कहता है कि अगर हम सेल की पावर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ जाए ना पीछे से, तो हमारे घर की लाइटें एकदम से शाइन हो जाती हैं और कई बार फूक भी जाती हैं ज्यादा वोल्टेज आने से। तो वो सारा ओम्स लॉ पे ही है। तो ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड बेटा लिखना जरूरी है, याद कर लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बना ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना हटाता हूँ, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, ये ना प्रोपोर्शनैलिटी का है निशान। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का निशान लगाते हैं तो इक्वल टू आता है, साथ में एक कांस्टेंट आएगा R। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं R, और रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो R है क्या है? R इज कांस्टेंट टर्म एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस। अभी मैंने समझाना है आपको कि रेजिस्टेंस होती क्या है, अब समझाऊंगा। लो समझो ध्यान से। ओम्स लॉ कहता है कि जब मैं V बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा। साथ में कांस्टेंट टर्म होती है R होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर की रेजिस्टेंस, जो हर मटेरियल की अलग अलग होगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ से हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखो, हमें किसकी किसकी यूनिट पता है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पता है, हमें आई की यूनिट पता है, एम्पियर। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती क्या है पहले मैं ये बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं।
जैसे मान लो ये वायर है, समझना जरा ध्यान से, मान लो ये वायर है और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, तो जो वायर है ना, वायर वो इस इलेक्ट्रॉन को रोकती है, मूव करने से रोकती है। ये जो मैंने ऐसे लाइनें लगा दी ना, इसको मूव करने से रोकती है, रेजिस्ट करती है। इस रेजिस्टेंस, इस ओपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, साथ के साथ याद कर लीजिए। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द ओपोजिशन, it is the opposition offered by conductor. It is the opposition offered by the conductor. Conductor मतलब wire, conductor मतलब wire, conductor to the flow of electrons और चार्जेस। बेटा नोट कर लो एक बार दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लो आप रोड पे दौड़ रहे हो, तो जब आप रोड पे दौड़ते हो तो जो रोड है ना वो आपको फ्रिक्शन करती है। अगर वो फ्रिक्शन ना करे तो आप स्लिप होके गिर जाओगे, दौड़ नहीं पाओगे सही से। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं वायर के अंदर, तो वायर जो है ना इलेक्ट्रॉन के लिए रोड है, तो वो ना रेजिस्टेंस करती है, वो उसको रोकती है। उसी रोकने की फोर्स को रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी रोकने की फोर्स को। ऐसे डेली लाइफ में हम फ्रिक्शन कह देते हैं जब हम दौड़ते हैं या जब हम बॉल फेंकते हैं, क्यों रुक जाती है चलते हुए? इसीलिए। तो इसीलिए सेल लगाना जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाएंगे। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या होती है। कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं, तो जो वायर है ना उस इलेक्ट्रॉन को रोकती है फ्रिक्शन के कारण। रोकने के कारण जो रोकने की प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। सो जल्दी से याद कर लो, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जेस। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और ओम का सिंबल ये टोपी सी है, ये ऐसे ना गोल सी टोपी बना दो, इसे कहते हैं ओम। ओमेगा, वैसे सिंबल का नाम ओमेगा है, तो जरूरत तो नहीं है, बस ये टोपी सी बना देनी है, टोपी को कहते हैं ओम। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, और ओम में कैप सी बना देनी है। आप समझ लेना बेटा। फॉर्मूला है V प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, यानी ये स्लोप बनेगी सीधी। यानी V बढ़ रहा है I बढ़ रहा है, तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहने वाली है, कांस्टेंट। तो आप याद रखो, किसी वायर में हर वायर की रेजिस्टेंस अपनी फिक्स होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आपने वायर चेंज कर दी तो वायर की रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। जैसे हर बच्चे को हम सेम पढ़ाते हैं, बट जब उसका टेस्ट लेते हैं तो सबकी मार्क्स अलग लगाते हैं ना, यानी हर किसी की रेजिस्टेंस अलग है। किसी को अच्छे से समझ में आता है, किसी को कम आता है, किसी को नहीं आता है। तो जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, यानी हर किसी की रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो वैसे ही है कि V बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, बट उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हर वायर की अलग अलग होगी। तो ये याद रख लो, ये ग्राफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, R इज इक्वल टू वी आई, जो हमारा ये फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर लिख लो। इसको ना मैं याद करने का एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। देखो, हमें पता है V इज इक्वल टू आर आई है ना, इसको V इज इक्वल टू आई आर लिख लो, इसका शॉर्टकट बना लो वीर। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पोटेंशियल, ओम्स लॉ का फॉर्मूला वीर, V इज इक्वल टू आई आर। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे ना रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई। तो R होता है 1 ओम, तो V हो गया 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब कोई आपसे ये पूछ ले, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, क्या पूछ ले आपसे कोई, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, तो कैसे डिफाइन करोगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब R की वैल्यू होती है 1 ओम, V की 1 वोल्ट और करंट की 1 एम्पियर। तो अब कोई आपसे पूछ ले भाई डिफाइन 1 ओम, तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे 1 ओम को? तो आप ऐसे बोलोगे, व्हेन 1 वोल्ट potential difference is applied, when 1 volt potential difference is applied across two ends, two ends मतलब 2 पॉइंट, two ends of a conductor, of a conductor, 1 ampere current, 1 ampere current flows through the conductor, flows through the conductor। लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर, called
1 ohm resistance, called 1 ohm resistance। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछ ले भाई 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करो, तो आप ये बनाओ, सारा कुछ ये बना के इसमें पुट करो, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, बस इसी को देख के बोलना है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इज अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, क्योंकि दो ही एंड होंगे ना। देखो जैसे ये वायर है, तो वायर में एक तो पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट बी होगा। आपने करंट पास कर दिया, तो करंट पास कर दे तो पॉइंट ए से बी में ही जाएगा ना। मान लो आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो बल्ब के दो पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो वैन 1 वोल्ट, मान लो ये आपने 1 वोल्ट लगाया, तो इसके अंदर करंट भी बनेगा 1 एम्पियर। और फिर रेजिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये 1 है ये 1 है, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। बस यही बोलना है। देखो अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो, इसका आंसर सुनो। When 1 volt potential difference is applied across two ends of a conductor, 1 ampere current flows through the conductor called 1 ohm resistance। नोट कर लो, नोट करके डन बोलो, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी। डन। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, जरा नोट्स को मैं पढ़ता हूँ, सुनो ध्यान से। नोट, नोट मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट। वी नो I इज इक्वल टू वी बाय आर। ये कैसे आया, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर मैं I एक साइड करूं तो V बाय आर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू वी बाय आर फ्रॉम दिस इक्वेशन। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन, कह रहा है जो ये मैंने इक्वेशन बनाई है, दैट द करंट थ्रू द रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैं इसे समझाऊं, ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझना। कह रहा है कि अगर हम ये इक्वेशन देखें, V इज इक्वल टू आई आर, और मैं यहां से I एक साइड कर लूं तो इक्वेशन बन गई V बाय आर। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं सिर्फ, तो अगर कोई चीज डिवाइड में चल जाए ना, तो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिवाइड का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन I इज इक्वल टू वी बाय आर, ये वाली इक्वेशन, that the current through the resistor is inversely proportional to its resistance। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, तो उसे हम कहते हैं इनवर्सली। और कोई अगर न्यूमरेटर में हो, ऊपर हो, उसे कहते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है ये बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ जाएगा। इनवर्सली का मतलब होता है ये बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, और इसको कम करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से। तो कहता है इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, कहता है कि अगर मैं रेजिस्टेंस डबल कर दूं, तो इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज, सॉरी, रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ। कहता है कि अगर मैं रेजिस्टेंस डबल कर दूं तो ये हाफ हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब है एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम हो जाएगा, और दूसरे को कम करूंगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। इनवर्सली मतलब कोई चीज अगर डिनोमिनेटर में हो, नीचे हो डिवीजन में, वो होता है इनवर्सली, और ऊपर हो तो वो होता है प्रोपोर्शनल, उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे ये इस तरह से लिखा था, ये प्रोपोर्शनल है, डिवीजन में आ गया तो ये इनवर्सली, जो डिवाइड में जा रहा है वो इनवर्सली होता है। ठीक है, लो, इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट इन द सर्किट। कहाँ होता है, जैसे हमने फैन कम करना है, तेज करना है, लाइट कम करनी है, तेज करनी है, तो वो नॉब घुमानी पड़ती है ना, तो ये उसकी बात कर रहा है। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंज इन वोल्टेज। देखो अब ये ध्यान से, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट without change in voltage source called variable resistance in an electric circuit. A device called rheostat is used to change the resistance in the circuit। तो ये कह रहा है इस फॉर्मूले से कि अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, तो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं ना तो करंट कम हो जाएगा। तो हमने अगर अपना फैन तेज करना है या कम करना है तो ऐसे ही तो करते हैं, रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, करंट बढ़ जाता है, फैन तेज हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जैसे 1 1 2, जैसे मैंने बोला 1 1 पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो पंखा धीरे धीरे चलता है। तो वो कहता है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो हमारा रियोस्टेट है। देखो ये पंखे की नॉब है और ये रीडिंग है, इस तरह से नॉब होती है, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, रीडिंग 4। तो अगर 1 पे है ना तो पंखा स्लो चलता है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम। 2 पे कर दो तो थोड़ी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो पंखा तेज हो जाएगा। 4 पे कर दो तो उस वो रियोस्टेट जैसा ही है
कि कुछ हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं तो करंट ज्यादा हो जाता है और पंखा हमारा तेज चल जाएगा। ये समझने के हिसाब से आप याद कर लो। अब यहाँ से आप रियोस्टैट की डेफिनेशन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पेपर में आए व्हाट इज रियोस्टैट, तो आप बोलोगे इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू रेगुलेट अपना करंट विदाउट चेंज इन वोल्टेज। रेगुलेट करंट का मतलब होता है करंट कम करना, ज्यादा करना बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस विदाउट चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट नोट इट एंड से मी डन। Now we are moving on another topic. That topic is called factors on which resistance of a conductor depend. तो अब आप ये ध्यान से सुनना फैक्टर्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। फैक्टर्स को समझते हैं, देन विल गो अहेड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर मतलब वायर। तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ नोट कर लो और इसको समझने की कोशिश करो। सी, कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ द वायर को एल कहते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, इसे हम कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों से दिखा देते हैं। स्मॉल ए से दिखा देते हैं, कैपिटल दिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे उससे, एम से। थर्ड होता है नेचर ऑफ द वायर। नेचर ऑफ वायर मतलब कौन से मटेरियल की बनी है, नेचर ऑफ वायर। ये तीन फैक्टर हैं। इस तीन फैक्टर में पहले दो मेन है। देखो लेंथ ऑफ द वायर, अब जरा ध्यान से समझना। अगर आपकी वायर छोटी है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। वायर लंबी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे मैं बोलूं कि मान लो आप इलेक्ट्रॉन हो और जो आपका ग्राउंड है, मान लो ये बंदा है, बंदा इलेक्ट्रॉन है और ये उसका ट्रैक है घर के आगे पार्क में। तो मैंने बोला भी इस ट्रैक के ना तू एक चक्कर निकाल के आ। तो जब ये बच्चा एक चक्कर निकाल के आएगा और एक और बच्चा है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला तू 10 चक्कर लगा के आ, तो किसकी बॉडी ज्यादा गर्म होगी, एक चक्कर वाले की या 10 चक्कर वाले की? 10 चक्कर वाले की। वैसे ही होता है, अगर आप लेंथ बड़ी कर दो, अगर आप लेंथ बड़ी कर दो तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। सो इफ लेंथ इज मोर रेजिस्टेंस इज मोर, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। मतलब अगर लेंथ बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, तो वायर गर्म हो जाएगी ज्यादा। तो इसको ऐसे समझ लो कि ये वायर है और ये बंदा इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला एक चक्कर लगा क्या, तो एक चक्कर लगाएगा तो उसकी बॉडी गर्म नहीं होगी। मैं बोलूंगा 10 चक्कर लगा के, तो उसको एक तो स्वेटिंग भी बहुत होगी और बॉडी गर्म भी बहुत हो जाएगी। वो बोलेगा फटाफट पंखा चलाओ, होएगा ना ऐसा ही। तो समझ में आया ये कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। हमारा टॉपिक था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो हमारा पहला फैक्टर था लेंथ ऑफ द वायर। तो हमने पढ़ा मोर इज अ लेंथ मोर इज अ रेजिस्टेंस, मतलब इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, यानी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझो, जरा ध्यान से समझना। सपोज करो मेरे पास एक ये वायर है, पतली वायर, ठीक है, ध्यान से समझना। पतली वायर को कहते हैं थिन वायर, और मेरे पास है एक मोटी वायर, ठीक है जी, ऐसे समझ लो मोटी वायर। ठीक है, मोटी वायर को क्या कहते हैं बेटा, थिक वायर। तो पतली वायर को कहते हैं लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी छोटा एरिया है। मोटी वायर को कहते हैं मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्वेश्चन ये कि क्रॉस सेक्शनल वायर का कोई फर्क पड़ता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का? तो इसका आंसर है बिल्कुल पड़ता है। क्या ऑब्जर्वेशन आई है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। मतलब अगर आपकी वायर पतली है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए तंगी होएगी और वो गर्म हो जाएगा जल्दी। मतलब थिन वायर है, लेस क्रॉस सेक्शन। थिन वायर मतलब लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। थिक वायर का मतलब होता है मोर क्रॉस सेक्शन एरिया। शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना, पूरा नहीं लिखा। मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जैसे ना मान लो रोड पतली है, तो रोड पतली है तो आपको वेट बहुत करना पड़ेगा, आपका दिमाग गर्म हो जाएगा जैसे, और जाम भी ज्यादा लगेंगे। ऐसे होता है ना, अगर रोड पतली हो, ऐसे सपोज कर लो कि पतली रोड है और एक चौड़ी रोड है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकदम फराटे से जाएगा और कहाँ पे धीरे धीरे जाएगा? पतली रोड में। पतली रोड में कैसे जाएगा? धीरे धीरे जाएगा, गर्म हो जाएगा, मतलब गुस्सा आएगा। खाली रोड है मतलब चौड़ी रोड है तो आपको जगह ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन फटाफट निकल जाएगा। तो इट इज ऑब्जर्व्ड
कि अगर आपकी वायर थिन है, थिन मतलब एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस होएगी ज्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वायर पतली तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और मोटी वायर मतलब थिक वायर है, तो थिक वायर है तो एरिया ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस हो जाएगी कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिख लो कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सो देयर आर थ्री फैक्टर्स, मेन थ्री फैक्टर्स। लेंथ ऑफ द वायर, more is the length, more is the resistance. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर पतली वायर है यानी लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो रेजिस्टेंस होएगी ज्यादा, और अगर मोटी वायर है मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस होएगी कम। इसको आप सड़क से कंपेयर कर सकते हो। ये सपोज कर लो ये आपकी पतली रोड है, ये चौड़ी रोड है, तो जब हम पतली रोड में जाते हैं तो हमें अगर रश हो जाए तो काफी देर वेट करनी पड़ जाती है, यानी गुस्सा आता है, मतलब गर्म हो जाती है। चौड़ी रोड में जितना मर्जी रश हो गाड़ियां निकल जाती हैं, क्योंकि चौड़ी रोड है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और उसकी हीटिंग इफेक्ट भी कम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सो आपने देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, अपने घर नहीं, इलेक्ट्रिक पोल्स बाहर, तो आप देखो वो मोटी मोटी वायर से करंट पास करते हैं, जो हमारे घरों में आ रहे हैं कनेक्शन जहां से। तो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में जो तारें लगी होती हैं वो पतली होती हैं मोटी होती हैं, आपने देखा हो काफी मोटी मोटी होती हैं। वो इसीलिए होती हैं कि ज्यादा करंट एक साथ आ सके और सप्लाई हो सके। तो मोटी वायर्स में करंट इजीली फ्लो करता है, पतली वायर में करंट जो है इजीली फ्लो नहीं करता, गर्म हो जाती है वायर, और अगर वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो मेल्ट भी कर जाएगी, शॉर्ट सर्किट भी कर जाती है, पिघल जाती है, आग भी लग जाती है। तो नेचर ऑफ द वायर का मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ वायर मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल है, गुड कंडक्टर है, लो कंडक्टिविटी है, या किस तरह का कंडक्टर है ना। तो इसमें डिपेंड करता है। नेचर ऑफ वायर मतलब कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, आयरन की वायर है, इसे कहते हैं नेचर। नेचर मतलब ऐसे समझो जैसे मैं सभी स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, बट जब हम टेस्ट लेंगे तो सबके मार्क्स एक जैसे नहीं आएंगे, तो ये नेचर है। तो ऐसे ही हर वायर का नेचर अलग होता है, किसी में रेजिस्टेंस कम, किसी में ज्यादा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और देखो, बस आप ये नोट कर लेना और इसकी थ्योरी बेटा खुद लिख लेना जो मैंने बताया है, ठीक है, और आई विल सेंड यू वीडियो, उसके हिसाब से आप कर लेना। अब देखो, अब हमारे पास टॉपिक है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड अलॉय। कंडक्टर वो होते हैं जिससे करंट इजीली निकल जाए, अलॉय भी वही होते हैं जिनसे करंट जाता है बट इनमें थोड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। इंसुलेटर होते हैं जिसमें से करंट पास ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये वैल्यूज आपने याद नहीं करनी फिलहाल, क्योंकि इसमें एक और टॉपिक आता है जो मैं आपको करवाऊंगा, उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा रेजिस्टिविटी। आज हम नहीं करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। रो कैसे बनता है, पी बनाओ और पी की ना लात गोल कर दो, इस तरह से इसकी लेग को गोल कर दो, इस सिंबल को कहते हैं रो, RHO। दिस सिंबल इज कॉल्ड रो और इट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की मैं पूरी डेरिवेशन कराऊंगा कैसे बनी है इनको कंबाइन करके। तो अभी फिलहाल आप क्या याद करो कि हमारे पास तीन तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, अलॉय, इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जिनसे करंट इजीली फ्लो करता है, अलॉय वो होते हैं जिनसे करंट फ्लो करेगा बट उनमें थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होती है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और करंट फ्लो नहीं करता, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, एबोनाइट हो गया, डायमंड हो गया, पेपर हो गया, इनसे करंट पास नहीं करता। अब देखो अलॉय क्या होते हैं, अलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय की डेफिनेशन क्या है, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज अलॉय, क्या होता है अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। अब यहाँ पे ना एक चीज याद रखनी है, जैसे कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज कॉन्स्टेंटन, तो कॉन्स्टेंटन इज अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। मतलब एक ये अलॉय है जो कॉपर और निकल को मिक्स करके बनाया जाता है। बेटा ये वैल्यूज नहीं याद करनी, ये बाद में बताऊंगा। फिर आता है मैग्निन। मैग्निन एमसीक्यू में आ सकता है, पूछेंगे मैग्निन क्या है, तो मैग्निन एक अलॉय है जो कॉपर, मैग्नीज और निकल का बना है। देखो मैग्नीज से रिलेट कर लो, कॉन्स्टैनन में कॉपर है, कॉन्स मतलब कॉपर, यहाँ से रिलेट कर लो, और टैनन में एन, शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि याद कर पाए। मैग्नन, मैग्नन में मैग्नीज है, कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज कहते हैं एमएन को, एंड निकल। इसी तरह से जो नाइक्रोम वायर है ये भी अलॉय है, किस चीज का अलॉय है, निकल, कॉपर, मैग्नीज, आयरन। चलो बस आज हम इतना ही करेंगे, इसे आप याद कर लो। क्या बताया है आपको, ये आपके नेचर ऑफ मटेरियल में आ गया सारा। देखो हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मटेरियल, तो कंडक्टर, अलॉय, इंसुलेटर, ये नेचर ऑफ मटेरियल है कि वो पास करने देगा करंट की नहीं करने देगा।
तो कंडक्टर्स में सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, सबसे ऊपर है, और मैग्नीज, मरकरी, ये सारे नीचे आते हैं, यानी ये लो कंडक्टिविटी में आते हैं, लो कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऐसे में आ जाएंगे। और इंसुलेटर्स तो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते। तो कंडक्टर्स होते हैं जहां से करंट पास हो जाए। अलॉय से भी करंट पास हो जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है? अलॉय में रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, कंडक्टर में कम होती है। और अलॉयज में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होती है, आप याद रखना, अलॉय में ना रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, कंडक्टर में कम होती है। तो इस चीज का ध्यान रखो। देखो, एक मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाओगे। सपोज करो ये ना स्विच बोर्ड है आपका, ये स्विच बोर्ड है, और इस स्विच बोर्ड से वायर जा रही है हीटर में। ये मान लो आपकी हीटर है, तो ये हीटर की मैंने ना कॉइल्स दिखा दी, गर्म हो गई। ये मान लो आपका हीटर है, और ये मान लो आपकी वायर है। ठीक है, जो वायर है ना, तो वायर होती है कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और जो हमारी हीटर के अंदर जो ये तारें यूज होती है ना, तो ये होती हैं अलॉय। अब समझ में आया फर्क? क्योंकि अलॉय का काम होता है रेजिस्टेंस देना, और रेजिस्टेंस ज्यादा देगा तो गर्मी ज्यादा होएगी, गर्मी ज्यादा होने से वो गर्म हो जाएगी। वायर का काम होता है करंट पास करना, कंडक्टर का काम होता है करंट पास करना, खुद गर्म ना हो जाना। अगर ये खुद गर्म हो जाएगी तो आगे लग जाएगी घर में। तो जो हमारी वायर है ना, वायर होती हैं गुड कंडक्टर्स, मतलब इनकी रेजिस्टेंस होती है लेस, इनकी रेजिस्टेंस होती है लेस। जो हीटर होते हैं ना, हीटर, ये होते हैं आपके अलॉय, और इनकी रेजिस्टेंस होती है हाई। क्योंकि रेजिस्टर्स अलॉय का, क्योंकि जो ये हीटिंग एलिमेंट है, इसका काम होता है हीट देना। तो ये हीट कब देगा? जब गर्म होगा। गर्म कब होगा? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसको बहुत पतला बनाया जाता है। बल्ब में भी आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है ना इस तरह से, तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा एकदम पतला पतला सा होता है, एकदम पतला, इस तरह से होता है बल्ब का फिलामेंट, एकदम पतला सा होता है, देखा ना आपने? तो ये टंगस्टन का बना होता है, ये फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई, यहां से समझ लो। और ये अलॉय का भी बन सकता है, वैसे टंगस्टन का ये बनता है। सो जस्ट कीप इन माइंड एंड लर्न दिस ऑल। एक बार फिर से बताता हूँ, फिर खत्म करता हूँ। कंडक्टर, कंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम हो और करंट पास करते हैं आराम से। अलॉयज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है हमेशा। तो हमने यहाँ पे कुछ अलॉयज की एग्जांपल पढ़ी, और ये याद रखना जरूरी है, कॉन्स्टैनन का अलॉय कौन सा है, मैग्नन का कौन सा है, नाइक्रोम का कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैंने बताया कि मान लो ये आपका स्विच है, स्विच से एक वायर आ रही है, वायर हीटर के साथ जुड़ी हुई है। तो हीटर ग्लो करता है, बट वायर ग्लो नहीं करती। क्यों नहीं करती वायर ग्लो? क्योंकि वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, उसका काम होता है सिर्फ करंट पास करना। बट हीटर का जो फिलामेंट है या बल्ब का जो फिलामेंट है, इनका कम काम होता है हीट देना, ग्लो करना। तो वो ग्लो कैसे करेंगे? जब रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। सो जस्ट कीप इन माइंड, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू रेजिस्टिविटी।